अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नसर बट का जिक्र करेंगे, जिनकी दुश्मनी पहले जट ग्रुप से शुरू हुई, जो इतनी बड़ी कि फिर बट बरादरी में भी इनकी दुश्मनी शुरू हो गई और हाफिजाबाद में वो खौफो हरास और दहशत की फ़ज़ा कायम हुई कि जिसका जिक्र उस इलाके में कम ही मिलता है। आज की इस वीडियो में आप इस दुश्मनी की तफसीलात जान सकेंगे। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मंजूर अहमद बट विंगे बोरे गांव हाफिजाबाद के रहने वाले थे। इनकी तकरीबन 1 मुरब्बा ज़रई अराज़ी थी और ये ज़्यादा अरसा सऊदी अरब में रहे थे। मंजूर अहमद बट के बड़े भाई नूर मोहम्मद बट थे। मंजूर अहमद बट और नूर मोहम्मद बट के वालिद हाजी सदीक बट इलाके के चेयरमैन भी रहे थे, जिनकी वजह से बट बरादरी का काफ़ी असर व रसूख था। मंजूर अहमद बट के 4 बेटे थे, जो नसर बट, इरशाद बट उर्फ बग्गा बट, अल्ताफ़ बट उर्फ ताफू और फयाज अहमद थे। नसर बट सन 1987 में डिग्री कॉलेज हाफिजाबाद से बीए कर रहे थे और एमएसएफ के सदर भी थे, जिसकी वजह से उनकी गिरदोनवाह में यारी दोस्ती और जान पहचान बहुत थी। कॉलेज में लड़ाई झगड़े भी होते, जिनके पर्चे वगैरह भी दर्ज होते थे, जो कि उस ज़माने में आम बातें थीं। नसर बट के पूरे इलाके में चर्चे थे। इस इलाके में जट बरादरी भी ज़मींदार और असर व रसूख वाले थे। नसर बट को इलाके के लोगों ने शिकायत की कि जट ग्रुप का एक बंदा नशा करता और बेचता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों से नशेई लोग यहाँ आते हैं और गलियों में फिरते हैं। इस वजह से इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। नसर बट ने उस शख्स को समझाया और मना किया, जिसके बाद उस शख्स ने बट बरादरी के एक लड़के को मारा, जिसका बदला लेते हुए नसर बट ने उस शख्स को उठाया और अपने डेरे पर ले जाकर तशद्दुद किया और सारी रात पानी के तालाब में खड़ा रखा। बाद में माजरत करने पर उस शख्स को छोड़ दिया। ये बात उस शख्स ने दिल में रख ली और नसर बट के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। नसर बट पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले करवाए गए, जिसमें नसर बट बच गया। नसर बट ने उस शख्स पर फिर तशद्दुद किया, मगर बात ना बनी। इनकी आपस में फायरिंग भी होती रही। जट बरादरी के उस शख्स ने बट बरादरी के ही कुछ लड़कों को वरगलाना शुरू कर दिया, जो नसर बट के रिश्तेदार थे। बट बरादरी के कुछ लड़के उस शख्स की बातों में आ गए और उससे मिल गए। यहाँ से बट बरादरी की आपस में और जट ग्रुप से दुश्मनी का बाकायदा आगाज हुआ। बट बरादरी के कुछ लड़कों ने जट ग्रुप के शख्स के साथ मिलकर नसर बट पर कातलाना हमला किया, जिससे नसर बट का चचाजाद भाई शौकत बट को गोलियां लगीं, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। शौकत बट को हाफिजाबाद हस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में मुखालफ बट ग्रुप, जिसका इस हमले में अहम किरदार था, उसका भाई नसर बट के सामने आ गया, जिसको नसर बट ने फायरिंग करके मौके पर ही कत्ल कर दिया और इश्तिहारी हो गया। 1 साल नसर बट इश्तिहारी रहा। इस कत्ल का पर्चा 3 बंदों पर दर्ज हुआ। नसर बट अपने मुखालफ बट ग्रुप और जट ग्रुप पर हमले करता रहा और इनमें काफ़ी दफ़ा फायरिंग का तबादला भी हुआ। 1 साल बाद अलीपुर चट्ठा के एक गांव, जहां नसर बट क़याम पजीर था, मुखबरी के नतीजे में गिरफ्तार हो गया और असलहा भी बरामद हुआ। केस चला। 1 साल बाद सन 1991 में नसर बट को सजाए मौत हो गई और 2 बंदे इस केस से बरी हो गए। सन 1993 में जब नसर बट जेल में सजाए मौत काट रहा था, तो मुखालफीन ने मिलकर नसर बट के वालिद मंजूर अहमद बट को कत्ल कर दिया। दोनों बट ग्रुपों का एक एक बंदा कत्ल हो चुका था, तो नसर बट जो कि जेल में था, उसको बरादरी के बंदे सुलह का कहने लगे, जो कि नसर बट नहीं मान रहा था। गुजरांवाला से गुलाम दस्तगीर के भांजे नुमान बट ने सुलह की कोशिशें की, बट बरादरी को समझाया और बट बरादरी की सुलह में अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद सन 1994 में शब्बीर शाह की मस्जिद, जो वैनकी रोड पर वाक़या है,
حافظ آباد کے ایم این اے چودھری افضل حسین تارڑ کی موجودگی میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک پر صلح ہوئی۔ یہ صلح بٹ برادری کی آپس میں تھی، جبکہ جٹ برادری سے صلح نہیں ہوئی تھی۔ یہ شرط طے ہوئی تھی کہ جٹ گروپ سے صلح نہیں کریں گے۔ صلح کے بعد نصر بٹ جیل سے رہا ہو گیا۔ 3 مہینے بعد نصر بٹ نے جٹ گروپ کے 2 بندوں کو قتل کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ اسی دوران نصر بٹ کے 2 اشتہاری دوست جو کئی قتلوں میں اشتہاری تھے اس کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے تو نصر بٹ نے ان کو پناہ دے دی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ نصر بٹ اپنے مخالفین کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کریں گے۔ خیر یہ بات طے ہو گئی۔ نصر بٹ اور اس کا بھائی ارشاد بٹ عرف بگا بٹ لاہور میں اپنے ایک رشتے میں چچا عاشق بٹ جو ایس ایچ او تھے انہوں نے ان کی حاضری لگائی اور 13/20/65 میں ان کو چلان کر دیا اور یہ کوٹ لکھپت جیل چلے گئے۔ 15 دن چلان رہا، جس کے بعد نصر بٹ کے اشتہاری دوستوں اور چھوٹے بھائی الطاف بٹ نے مل کر اپنے مخالفین کی ریکی کرنا شروع کر دی اور پھر جٹ گروپ کے 2 بندوں کو وینکے روڈ حافظ آباد سے مسجد شبیر شاہ کے پاس قتل کر دیا۔ جس دن یہ دونوں مخالف قتل ہوئے اس دن نصر بٹ اور اس کا بھائی بگا بٹ جیل سے ضمانت پر باہر آ گئے۔ مخالفین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نصر بٹ کو گاؤں میں نہیں آنے دینا۔ اگلے دن نصر بٹ اپنے 200-300 دوستوں کے ساتھ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوا تو مخالفین نے دیکھا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ جٹ گروپ کو اپنے 2 بندوں کے قتل کا بڑا دکھ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی دفعہ نصر بٹ پر قاتلانہ حملے کیے اور ایک مشہور اشتہاری بھی نصر بٹ کو قتل کرنے کے لیے 15 دن علاقے میں ریکی کرتا رہا مگر نصر بٹ اس کے ہاتھ نہ لگا۔ جب جٹ گروپ نے دیکھا کہ نصر بٹ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں پا رہے تو انہوں نے صلح کر کے نصر بٹ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ نصر بٹ کو صلح کے لیے پیغامات بھجوائے گئے مگر نصر بٹ نہیں مانا۔ بالآخر کچھ وجوہات کی بنا پر نصر بٹ کو صلح کرنی پڑی مگر وہ جانتا تھا کہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ صلح کا دن مقرر ہوا جو کہ جمعے کا تھا اور اس صلح میں 400-500 بندے آئے جن کی موجودگی میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر صلح ہوئی۔ صلح کے 1 ماہ بعد نصر بٹ نے مخالفین پر جو پرچے تھے اس میں سے ان کی سپورٹ کی اور وہ ختم کرائے۔ جب نصر بٹ نے ان کو اپنے مقدمات ختم کرانے کا کہا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے، جس پر نصر بٹ کو ان پر شک ہوا۔ جٹ گروپ نے گجرانوالہ کے ایک مشہور اشتہاری کو نصر بٹ کو قتل کرنے کی سپاری دی۔ وہ جب نصر بٹ کو قتل کرنے گاؤں آیا تو اسے جب صلح کا پتہ چلا کہ قرآن پر ہوئی ہے تو اس نے منع کر دیا، جس کے بعد جٹ گروپ کے 2 بندوں نے خود ہی نصر بٹ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور اپنے گھر والوں اور مویشیوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ جٹ گروپ نے جس اشتہاری کو نصر بٹ کو مارنے کا کہا تھا اس نے نصر بٹ کے ایک دوست کو اس سارے معاملے سے آگاہ کر دیا، جس سے نصر بٹ کو مخالفین کی سازش کا پتہ چل گیا اور وہ مخالفین کے گھر چلا گیا اور ساری بات بتائی۔ مخالفین کا ایک بندہ اندر سے سورہ یاسین لے کر آیا اور وضو کر کے اس پہ ہاتھ رکھا کہ لوگ ہمیں آپس میں لڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو پھر نصر بٹ نے کہا آپ بیان دیں اور ہماری جو قطروں کی صلح ہے وہ پرچے ختم ہوں۔ تو مخالفین نے کہا ابھی چلیں اور ہم بیان دیتے ہیں۔ دوسری طرف اپنے گروپ کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، واپسی پر اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ لوگ حافظ آباد وکیل کے پاس گئے جس نے کہا کہ مدعی کے بغیر صلح نہیں ہونی، مدعی کو لائیں تو صلح ہوگی، جس پر انہوں نے کہا کہ کل یا پرسوں مدعی کو ساتھ لائیں گے۔ واپسی پر جب نصر بٹ گاؤں پہنچا جس کے ساتھ اس کا گن مین شیر خان تھا، یہ دونوں موٹر سائیکل پر آ رہے تھے کہ مخالفین کے بندوں نے ان کو روکا اور کہا کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے، ہمیں موٹر سائیکل چاہیے۔ نصر بٹ نے کہا کہ ڈیرے پر آؤ اور موٹر سائیکل لے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جنازے کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تو نصر بٹ نے اپنے گن مین سے کہا کہ نیچے اترو اور ان کو موٹر سائیکل دے دو۔ جب وہ نیچے اترا تو مخالفین نے نصر بٹ پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گیا۔
फायरिंग की आवाज़ सुनकर नसर भट्ट के भाई इरशाद उर्फ बग्गा भट्ट अपनी राइफल समेत फ़ौरन वहां पहुंचा और मुखालफिन पर फायरिंग कर दी, मगर वो मोटरसाइकिल समेत फरार हो गए। यूं सन 1996 में नसर भट्ट कत्ल हो गया, जिससे भट्ट बरादरी को बहुत धचका लगा। ये भट्ट बरादरी का बड़ा नुकसान था। नसर भट्ट के कत्ल का पर्चा 6 बंदों पर दर्ज हुआ, जिसके बाद मुखालफिन ने इनके रिश्तेदार आशिक भट्ट SHO को भी कत्ल कर दिया। 2 बंदे इश्तिहारी हो गए, जबकि 4 गिरफ्तार हो गए और जेल चले गए। फिर नसर भट्ट के तायाजाद भाई मुख्तार भट्ट और खालाजाद भाई यामीन भट्ट ने प्लानिंग की कि हमने अपने भाई नसर भट्ट और रिश्ते में चचा आशिक भट्ट का बदला लेना है। मुखालफिन के 2 बंदे जब पहली पेशी के लिए कचहरी में आए तो मुख्तार भट्ट और यामीन भट्ट ने उनको कत्ल कर दिया। यूनों ने भी 2 बंदों को कत्ल करके बदला ले लिया। दोनों पार्टियों के काफ़ी बंदे जेल चले गए। गुजरात के मशहूर दुश्मनदार वलायत भट्ट के बेटे और भतीजे मुनव्वर भट्ट और अमजद भट्ट नसर भट्ट के दोस्त थे। उन्होंने दोनों पार्टियों की सुलह करा दी। ये सुलह जेल में हुई। जेल से आकर पहले जट ग्रुप ने बयानात दिए, फिर भट्ट ग्रुप के बयान हुए, जिसके बाद ये केसेस ख़त्म हो गए। अल्लाह पाक के फजल से ये सुलह ताहाल कायम है और अल्लाह करे हमेशा कायम रहे, आमीन। इस खूनी दुश्मनी में 8 अफराद कत्ल हुए, 5 जट ग्रुप के जबकि 3 भट्ट ग्रुप के थे। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, आपसी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही जान सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें सैकड़ों लोग कत्ल जबकि कत्ल करने वालों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और नेक शहरी बन सकें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।